हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बजटरी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल। तो इस टॉपिक में आप देख रहे हो कि दो वर्ड्स आ रहे हैं। पहला है बजटरी, या इसको बजट बोल सकते हैं, और दूसरा वर्ड आ रहा है वो है नियंत्रण। तो ये दोनों ही अलग अलग वर्ड्स है, इन दोनों को मिक्स करके एक वर्ड बनाया गया है जिसे बजटरी कंट्रोल या बजटरी नियंत्रण के नाम से हम जानते हैं। तो बजटरी या बजट से आप पहले से ही हमारी वीडियो में देख चुके हो कि बजट क्या होते हैं, फिर भी दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। बजट पूर्वानुमान होते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए लगाए जाते हैं और कुछ बेटर के लिए लगाए जाते हैं। सामान्यतः कंपनियां अपने विस्तार, अपनी जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको करने के लिए या विस्तार करने के लिए उन्हें अनुमान लगाती है, उन्हें बजट बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंपल सा जो बजट की बात की जाए तो बजट क्या है, भावी अवधि के लिए लगाए गए अनुमान है जो गत वर्षों के आधार पर लगाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें नियंत्रण की। तो नियंत्रण एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वास्तविक मानकों के अनुरूप जो मानक तय किए जाते हैं, स्टैंडर्ड या अनुमानित मानक है, अनुमानित मानकों के अनुसार जो वास्तविक मानक हैं उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से जो ऑल ओवर कहना है, मतलब जो बजट में जो लक्ष्य रखे गए थे, सिंपल सी बात करें तो बजट के अंतर्गत जो चीज़ें रखी गई, जो लक्ष्य रखे गए हैं, उनको किस तरीके से प्राप्त करना है, कौन कौन से मानक वो रखने हैं, कौन कौन से जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है, कौन कौन से हमें जो उपकरण काम में लेने हैं, या हमारी जो प्रबंध की व्यवस्था उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनमें कुछ कंट्रोल करना होता है जिसके माध्यम से हम अपने बजट को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमने सोचा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम आज बात करेंगे अपने टॉपिक पे बजट नियंत्रण। तो सिंपल से यदि इसकी बात करें तो इसकी एक डेफिनेशन है, इसके बारे में बात करें तो इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से है कि बजटों की स्थापना, वास्तविक निष्पादन से बचे समूहों की तुलना तथा विचरणों का उचित कार्यवाही प्रतिवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया बजट नियंत्रण है। तो इस तरीके से हम बजट नियंत्रण की बात करें तो सिंपली बजट की स्थापना, यानी कहने मतलब होता है जब कोई भी कंपनी किसी काम को लेकर कुछ बजट बनाती है, उसकी स्थापना, स्टार्टिंग जो काम होता है वो, उसके बाद वास्तविक निष्पादन से बजट समूहों की तुलना। तो वास्तव में हमने कुछ सोचा क्या था लेकिन एक्चुअल हमें क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये है कि वास्तविक निष्पादन से बजट समूहों की तुलना, तो हमने सोचा क्या था, एक्चुअल में क्या मिला है, वो आपस में उनमें डिस्कस करना, उनमें कंपेयरिंग करना। इसके अलावा जो विचरण है, यदि अंतर आया है, हमने सोचा कुछ और था लेकिन मिला कुछ और, तो उसमें जो डिफरेंस आया है, सपोज करिए हमने सोचा था कि हम इस साल है जो 100 टन प्रोडक्शन करें किसी प्रोडक्ट का, लेकिन एक्चुअल में हमने 90 टन प्रोडक्ट उसका प्रोडक्शन किया है। उसका मतलब 10 का जो चेंजेस आया है वो किस तरीके से चेंजेस आया है, तो उसकी बात चलिए कि विचरणों का उचित कार्य प्रतिवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया। तो जो विचरण आया यानी 10 का जो चेंजेस आया वो किस तरीके से आया है, क्यों आया है, उस पर कंट्रोल करना। तो इस तरीके से बजट नियंत्रण का मतलब है कि हमने जो भी लक्ष्य तय किए थे, हमने जो भी सोचा था, जिसके लिए हमने बजट बनाया था, उसके अनुसार यदि हमारा काम नहीं हुआ है तो उसको किस तरीके से उसके अनुसार लाया जाए। तो ये है बजटरी नियंत्रण। तो ये इसका सिंपल अर्थ है बजटरी नियंत्रण का। तो हम बात करेंगे बजट नियंत्रण की कुछ विशेषताओं की। और हमने बजट नियंत्रण की कुछ विशेषताएं लिखी है, आप देख रहे हो। सबसे पहला इसकी विशेषता का पॉइंट है बजट निर्माण। जब भी आपको बजट नियंत्रण की बात करनी होगी तो उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा। नियंत्रण करोगे आप बाद में। तो सबसे पहले में जिस चीज़ का निर्माण करना होता है वो है बजट। तो बजट किसी भी समय से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी कार्य से संबंधित हो सकते हैं, और किसी भी कहना मतलब एक कंपनी थी कोई अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रही है तो वो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित बजट बना सकती है। जैसे सेल्स का बजट अलग हो जाएगा, परचेजिंग का बजट अलग हो जाएगा, ठीक, प्रोडक्शन का बजट अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे बजट अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा। तो इसकी विशेषता यही है पहली कि आपको सबसे पहले बजट निर्माण करना पड़ेगा। तो बजट निर्माण के साथ हम उस बजट को अप्लाई करते हैं कि हमने आगे काम करना है उस पर।
अब जैसे सपोज करिए कंपनी है, किस चीज़ का प्रोडक्शन किया, सपोज करिए वो है जो शर्ट बना रही है, ठीक है, तो शर्ट का उसने प्रोडक्शन कर दिया, बजट बनाया, बजट के अनुसार शर्ट का प्रोडक्शन हो गया, आगे आगे चल रहा है काम सेलिंग के लिए। अब उपलब्धियों का माप और सूचना, अब आपने जो शर्ट बनाए हैं वो आगे आप सेल करोगे, आपने जो सोचा था कि हम इस साल इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतनी सेल करेंगे और इतना प्रॉफिट कमाएंगे, तो क्या आपने वो अचीव किया है या नहीं किया है, इस पर डिस्कस करने का जो हमारा टॉपिक ये है दूसरा कि उपलब्धियों का माप करना। यदि आपने जो सोचा था, जितना यदि आपने प्राप्त कर लिया है, जितना आपने जो प्रॉफिट के बारे में सोचा था, यदि आपको अपना गेन हो गया है, इतना प्राप्त हो गया है, तो उसकी आप सूचना पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कर सकते हो या अपने जो ऊपर के अधिकारी है या कंपनी के मालिक था उनको सूचित करोगे, ठीक है, यदि आप कंपनी में यदि वर्कर हो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने उपलब्धियों का माप करती है और सूचनाएं प्रेषित करती है। इसके अलावा दूसरा, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है निरंतर तुलना या मूल्यांकन। बजट नियंत्रण का एक तीसरा जो मुख्य जो विशेषता ये है कि आपको लगातार मूल्यांकन करना पड़ेगा, आपको अन्य से तुलना करनी पड़ेगी। यदि सेम ही चीज़, यदि मैं बात कर रहा हूँ एक कंपनी शर्ट बना रही है, तो यदि आपको अन्य कंपनियों से तुलना करनी पड़ेगी और लगातार आपको मूल्यांकन भी करना पड़ेगा अपना, ठीक है, कि क्या उसका शर्ट या हमारी कंपनी का शर्ट जो उसकी क्वालिटी में क्या अंतर है, हमारी रेट्स में क्या अंतर है। इसके अलावा तुलना में यदि आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ कमी आई तो उसको सुधार भी करना पड़ेगा और मूल्यांकन करके आपको आगे उसको प्रेषित करना होता है। तो और तीसरा हमारा जो काम आता है, आपने जो चीज़ बनाई है उसकी तुलना करना, तुलना कर करके उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। उसके बाद में सुधारात्मक कार्यवाही। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है तो वो है सुधारात्मक कार्यवाही। तो बजट नियंत्रण की एक ये भी विशेषता है कि यदि मूल्यांकन तो कर लिया हमने, तुलना भी कर ली, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है, ये मानिए कंपनी ने बजट बनाया है शर्ट्स का, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ गेन कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये माना कि 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो हम ये प्रॉफिट जस्ट डबल कर सकते थे, 40% तक कर सकते थे। तो वो चीज़ें हैं जो कमी रह गई है, वो हम सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत करेंगे। तो वो उसमें आप हो सकता है कि आप कच्चा माल कहीं से आसानी से मिल सकता है तो वहाँ से खरीदना चाहिए था, आपको हो सकता है सस्ती लेबर कहीं से मिल रही तो आपको वहाँ सेटअप लगाना चाहिए था। इसके अलावा जहाँ आपकी सेलिंग अच्छी हो सकती है या आपने अपना जो डिमांड का क्षेत्र आपने सही से सिलेक्ट नहीं किया है तो वो भी सिलेक्ट करना था। तो वो जो कमियां रह गई है उनमें सुधारात्मक कार्रवाई के तहत काम कर, तो इसमें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए काम करने होंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं अनुवर्तन एवं संशोधन। संशोधन के अंतर्गत ये चीज़ रहती है तत्कालीन जो उपाय है, कोई भी कंपनी है किसी भी जो कमी है उसके संशोधन करने के लिए वो तत्कालीन उपाय करती है। तो जो तत्कालीन उपाय है वो अनुवर्तन एवं संशोधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। कोई भी कंपनी अचानक जो उपाय सोचती है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत है जो बहुत सारी चीज़ें आती है। यदि वो अचानक उपाय नहीं सोचेगी तो हो सकता है कोई अन्य कंपनी उसके मार्केट को अपना सकती है। तो इसलिए अचानक है जो आपको सोच करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आपके जो सपोज करिए दो कंपनी है वो मैंने भी आपको समझता है कि शर्ट बना रही है, तो शर्ट हो सकता है आप किसी पड़ोस में अन्य कंपनी से शर्ट बना रही है वो आपसे कहीं आगे न निकल जाए। तो इसके लिए आपको तत्कालीन उपाय की जरूरत होती है जो अचानक करने होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको जो सारी चीज़ें हैं वो संशोधन के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑल ओवर अनुवर्तन और संशोधन में बहुत सारे तत्कालीन उपाय होते हैं जिनसे कि कंपनी है जो अन्य कंपनियों से जो यदि तुलना में पिछड़ रही है कहीं तो उसको आगे कहीं न कहीं बढ़ सके। तो आज हमने इसके बारे में बात करी, विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो इसके उद्देश्य निम्न है। आप देख रहे हैं कि सबसे जो पहला इसका जो पॉइंट है उद्देश्य का वो है भविष्य के लिए नियोजन। कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर तय किया जाता है। बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं होता है। तो हम उद्देश्य के लिए तो जो पहला पॉइंट है वो है भविष्य के लिए नियोजन। तो कोई भी कंपनी है वो हमेशा भविष्य के लिए प्लान करती है कि हम सपोज करिए कंपनी, हमने एग्जाम्पल दिया था शर्ट बनाने वाली कंपनी का, तो वो आज के लिए नहीं सोचती है कि हम आज कितना प्रोडक्शन करें, वो भविष्य को लेकर नहीं चलती है कि आने वाले टाइम में हम टॉप में होंगे। ठीक है, हमारे जो सपोज करिए एक बड़ा जो स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पूरे स्टेट में राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में बड़ी कंपनी शर्ट बनाती है। अब वो क्या सोचती है कि पूरे
पूरे राजस्थान में तो उसका नंबर 1 होना ही है, साथ साथ में पूरे देश में, ठीक है, उसकी जो शाखाएं वो और बड़े स्तर पे उसका जो है काम हो। तो इस तरीके से वो भविष्य के लिए भी नियोजन करती है। तो कोई भी जो कंपनी है हमेशा उसका उद्देश्य ये होता है कि भविष्य के लिए प्लान करें, केवल वर्तमान स्तर को न लेकर के आगे की प्लानिंग करनी है कि आगे आने वाले वर्षों में उसको कहाँ पहुँचना है, उसको अपने लक्ष्य तय करने होंगे आगे के, और उनको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है उसके लिए नियोजन करना होता है। तो इसका एक उद्देश्य है। दूसरा इसका जो उद्देश्य वो है समन्वय स्थापित करना। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सभी में तालमेल बैठाना यानी समन्वय स्थापित करना भी एक उसका उद्देश्य होता है। यदि सभी डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम काम नहीं करेंगे तो संस्थाएं कहीं न कहीं लेट हो जाएगी और कहीं न कहीं अन्य संस्थाओं के मामले में पिछड़ जाएगी। तो इसलिए एक संस्था की बात करें तो परचेजिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, सेल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर जो डिपार्टमेंट सभी मार्केट में किस तरीके से डिमांड की और की सारी चीज़ों की जरूरत है, सभी लोग मिलकर के, सभी काम करने वाले लोग सब मिलकर के काम करेंगे तब भी प्रोग्रेस कर पाएगी संस्था। तो इसलिए सभी में क्या तालमेल बैठाना या समन्वय बैठाना भी बहुत जरूरी होता है। तो दूसरा उद्देश्य समन्वय स्थापित करना होता है। तीसरा जो इसका है नियंत्रण करना। नियंत्रण के बारे में हमने बात पहले करी थी कि नियंत्रण है जो प्रबंधन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित करना होता है। वो पूरी संपूर्ण जो व्यवस्था होती है किसी कंपनी की, किसी फैक्ट्री की, किसी कारखाने की बात कर ले, कंपनी की बात कर ले, तो संपूर्ण व्यवस्था पर नियंत्रण करना होता है। उसमें क्या क्या कमी आ रही है उसको देखना होता है, किस तरीके से कमी को सुधार किया जाए वो देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो नियंत्रण करना। इसके अलावा जो लास्ट जो इसका उद्देश्य है वो है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। तो प्रत्येक जो कंपनियां हैं वो चाह रही है कि अपने कर्मचारियों को कहीं कहीं से उसको मोटिवेशन मिले। तो ये प्रोग्राम हमारे जो भविष्य नियंत्रण का है इसके अंतर्गत क्या है, कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है जिससे कि वो और बढ़ चढ़ के काम करें और अच्छा काम करें। यदि कर्मचारी असंतुष्ट होते हैं तो कहीं न कहीं वो प्रोडक्शन में कमी करते हैं, साथ साथ में संस्था को भी लॉस करते हैं। इसके अलावा उनका मनोबल गिरा होने के कारण उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं न कहीं डाउन होती है। तो इसलिए उनको चारों तरफ से यानी हर तरफ से उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको अप करने का, बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए उनको हो सकता है उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया जाए या उनको कुछ अन्य सुविधाएं दी जाए या उनको कहीं कहीं कुछ गिफ्ट कर दिया जाए या कुछ अन्य भी मोटिवेट करने के काम होते हैं जैसे कि डराना धमकाना वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से संस्था के कर्मचारियों को या कंपनी कर्मचारियों को मोटिवेट करना भी एक उद्देश्य होता है। यदि मोटिवेट नहीं करोगे तो संस्था है जो सोच रही है वो लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं कर सकती। तो इसके लिए तो जो इसकी जो हमारा जो भविष्य नियंत्रण है इसका एक उद्देश्य लास्ट वाला यही है कि कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाए जिससे कि वो बढ़ चढ़ के अपने काम में हिस्सा ले, अच्छे से काम करे और अपने क्षेत्र के जो विकास को या अपनी कंपनी के विकास को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।